पैट्रिशिया डिक। अंक 9। पहले दादी गई, फिर पिताजी। मेरी जिंदगी के दोनों सहारे छिन चुके थे। अब मुझे अपनी जिंदगी बिल्कुल बेमायने लगने लगी थी। हमेशा यही दिल करता कि खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूं, लेकिन तभी पिताजी के सर पर हाथ रखकर खाई हुई कसम याद आ जाती थी। तापसदा और मोहल्ले वालों की मदद से मैंने पिताजी का क्रियाकर्म अच्छी तरह से संपन्न किया। मेरा मन अब घर में कतई नहीं लगता था। हर वक्त दादी एवं पिताजी की याद सताती रहती थी। ऐसा महसूस होता था मानो अभी पिताजी अपने कमरे से बाहर आकर मुझे पुकारेंगे। कभी कभी तो मैं सोते सोते उठ बैठती थी। मुझे लगता पिताजी मेरे सिरहने खड़े लाड़ से मेरा सर सहला रहे हैं। अपनी स्थिति से मर्माहत एक दिन मैं भविष्य की चिंता में डूबी हुई थी, तभी तापसदा आए और मुझे समझाते हुए बोले, बहन, जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। किसी को थोड़ा पहले तो किसी को थोड़ा बाद में, पर तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। वे काफी देर तक मुझे तसल्ली देते रहे। मैंने उन्हें बताया कि अब इस घर में अकेले होने पर मेरा जी बहुत घबराता है। पिताजी यद्यपि बिस्तर पर असहाय पड़े थे, फिर भी वे मेरा सबसे बड़ा संबल थे। उनकी उपस्थिति मात्र से मुझ में सदा एक ऊर्जा का संचार होता रहता था और मुझे हर काम को करने की ताकत मिलती थी। किंतु उनके जाने के बाद मैं अपने आप को बहुत कमजोर और लाचार महसूस कर रही हूं। अब तो ट्यूशन पढ़ाने जाना भी मेरे लिए समस्या बन गया है, क्योंकि हर वक्त मुझे विनीत का भय सताता रहता है। इस पर वे मुझे आश्वासन देते हुए कह उठे, तुम विनीत की चिंता तो अपने दिल से बिल्कुल निकाल ही दो। मेरे होते विनीत तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम कल से ट्यूशन पढ़ाने जाना शुरू कर दो। मैं तुम्हें अपने मोटरसाइकिल से छोड़ दिया करूंगा और शाम को जितने बजे कहोगी वहां से पिकअप कर लिया करूंगा। मैंने तापसदा को धन्यवाद देते हुए उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन से उनके साथ उनकी बाइक पर बैठकर ट्यूशन पढ़ाने जाने लगी। हालांकि अब मेरे लिए पैसों की कोई खास अहमियत नहीं रह गई थी। मुझे अकेली की 2 जून की रोटी का खर्च ही कितना था, तो भी मैं अपनी कोई भी ट्यूशन छोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि मन ही मन सोचा करती कि एक आध ट्यूशन और मिल जाती तो अच्छा होता, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त घर से बाहर रह सकूं। वह घर मुझे अपने स्वप्नों का ध्वस्त खंडहर प्रतीत होता था। हरदम पिताजी और दादी की यादों से दिल को सालने वाला एक यातना घर, जिससे मैं दूर भाग जाना चाहती थी। मैं जानबूझकर अब अपनी ट्यूशनें खूब देर देर तक पढ़ाया करती थी और रात गए तापसदा के साथ घर पहुंचा करती थी। कभी खाने के लिए कुछ पका लेती तो कभी भूखी ही बिस्तर पर ढेर हो जाती थी। इस लापरवाही का असर मेरी सेहत पर पड़ रहा था। एक दिन तापसदा मुझसे पूछने लगे, क्या बात है पार्वती, आजकल तुम खाना ठीक से नहीं खाती क्या? बड़ी कमजोर और थकी थकी सी दिखाई देती हो। इस पर मैंने सच सच बात तापसदा को बता दी। ये सुनकर तापसदा सोच में डूब गए। मैंने तापसदा से पूछा, भैया आप खाना कहां खाते हैं? मेरे प्रश्न पर वे हैरान होकर मुझसे पूछने लगे, इस सवाल का क्या मतलब? भाई मैं तो छुट्टा छड़ा हूं, जहां भी मिल जाता है खा लेता हूं, पर ज्यादातर तो होटल में खाता हूं। मैंने उनसे कहा, भैया अगर आप मेरी बात मान लें तो हम दोनों का फायदा हो सकता है। मैं अपने साथ साथ आपका भी खाना बना लिया करूंगी। ट्यूशन जाते वक्त हम दोनों साथ साथ खाना खाकर निकलेंगे और रात को भी आप यहीं मेरे साथ खाना खाकर अपने घर जाएं। इस व्यवस्था से मेरे लिए दोनों वक्त खाना पकाना लाजमी हो जाएगा। मैं चाह कर भी भूखी नहीं सो पाऊंगी और आप भी होटल के खाने से बच जाएंगे। मेरे प्रस्ताव पर तापसदा इनकार करते हुए बोले, नहीं नहीं, मेरे लिए इतनी मुसीबत मोल लेने की क्या जरूरत है। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं।
हाँ, तुम्हें घर छोड़ने के बाद अब मैं तब तक तुम्हारे घर पर रुका रहूंगा जब तक तुम खाना खा नहीं लेती। उसके बाद होटल जाकर खा लिया करूंगा। मैंने आक्षेप करते हुए कहा, भैया मैं खाना बनाऊं, खाऊं और आप भूखे बैठे मेरा मुंह ताका करें, यह कोई तुक की बात है? इस पर वे कहने लगे, मेरे लिए तुम्हारा इतना झंझट मोल लेना मुझे अच्छा लगेगा क्या? मैंने कहा, और आप जो मेरे लिए इतना झंझट मोल लिए हुए हैं उसका क्या? इस पर वो बोले, अरे वो तो एक भाई का फर्ज है। सारा फर्ज भाई का ही होता है दादा, बहन का कोई फर्ज नहीं होता। मैंने हंसकर पूछा। इस सवाल ने उन्हें निरुत्तर कर दिया और वे बोले, पार्वती तुम जीती, मैं हारा। कल से तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। दूसरे दिन से मैं अपने साथ तापसदा का खाना भी पकाने लगी। हम दोनों साथ साथ खाना खाकर घर से निकलते और रात को भी मेरे साथ खाना खाने के बाद ही तापसदा विदा लेते थे। हमारा ये रूटीन काफी लंबे अरसे तक चलता रहा। बच्चों की परीक्षाएं हुई और वे बहुत अच्छे अंक लेकर परीक्षा में पास हुए। फलस्वरूप मुझे 2-4 ट्यूशनें और मिल गई। अब मेरा बहुत सारा समय ट्यूशनों में लग जाता था। मैं काफी रात गए घर लौट पाती थी। हम दोनों को खाना पकाते खाते 11-12 तो बज ही जाते थे। तब कहीं तापस मेरे घर से निकल पाते थे। जिंदगी आराम से गुजर रही थी और हम खुश थे। कुछ कुटिल लोगों को हमारी यह खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। वे मुझे और तापसदा को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाने लगे। पूरे मोहल्ले में हमारे संबंधों को लेकर कानाफूसियां शुरू हो गई। तापस के भय से किसी को मुंह खोलने की हिम्मत तो नहीं होती थी, पर इशारों ही इशारों में मोहल्ले की औरतें ताना मारते हुए कहने लगी थी, लो भाई, बिल्ली के भागो छीका टूटा। बाप था सो वो भी गया, अब किसका डर रहा? न आगे नाथ न पीछे पगहा, दोनों खूब गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अरे भाई, ऐसी ही आशनाई है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? अपने और तापस के बारे में ऐसे गंदे गंदे फिक्रे सुनकर मेरा तो गुस्से के मारे खून खौल उठता था। जी चाहता था कि ऐसी बातें करने वाली औरतों का मुंह नोच लूं, पर किस किस का मुंह नोचती। दूसरा भय यह भी था कि अगर मैं किसी से उलझी और इसका पता तापस को लगा तो उसकी और उसके खानदान की खैर नहीं। तापसदा उन लोगों की क्या दशा करते वो तो वही जान सकते थे। मेरी वजह से मोहल्ले में किसी की शामत ना आए, इसीलिए मैं बहुत दिनों तक चुप रही। लेकिन जब लोगों के तानों की बौछारों से मेरा घर से निकलना कठिन हो गया तो इस समस्या का इलाज ढूंढना जरूरी हो गया। अन्यथा मेरा और तापसदा का बहन भाई का पवित्र रिश्ता बदनामी के दलदल में डूब जाता। लाख सोचने पर भी मुझे इससे बचने का कोई रास्ता नहीं सूझता था, अलावा इसके कि मैं तापसदा से अपना नाता तोड़ लूं। न उन्हें अपने घर आने दूं, न उनसे बात करूं, न ही उनके साथ कहीं आऊं जाऊं। सुनील, यह निर्णय मेरे लिए अत्यंत दुखदाई था। दादी और पिताजी के जाने के बाद मुझे बड़े भाग्य से तापस के रूप में एक सच्चा हितैषी प्राप्त हुआ था, जिसे मैं किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। लेकिन मजबूर होकर एक दिन मैंने वह हृदय विदारक निर्णय ले ही लिया। उस दिन तापसदा बहुत अच्छे मूड में मेरे घर आए थे और मुझसे कहने लगे, पार्वती, जल्दी से खाना लाओ, बड़ी भूख लगी है। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जब से तुम्हारे हाथ का खाना खाने लगा हूं, आदत बिगड़ गई है। अब बाहर की कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती है। तापसदा की यह बात सुनकर मैंने जी कड़ा करते हुए कहा, दादा, आज मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया और आज के बाद कभी बनाऊंगी भी नहीं। इन शब्दों को कहते कहते मेरा मन रो उठा। मेरी मनः स्थिति से अनजान तापसदा बोले, क्यों मजाक करती हो पार्वती, खाना दो ना। भूख के मारे मेरी बड़ी आंत छोटी आंत को खाया जा रही है। मैंने और गंभीर होकर कहा, तापसदा, ये मजाक नहीं, हकीकत है। आप नहीं जानते पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी की कैसी डुग्गी पिट रही है।
लोग मुझे और आपको लेकर न जाने कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं। मेरे मुंह से यह सुनते ही उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई। उनका मुंह तमतमा उठा। वे बोले, कौन है वो लोग जिनकी इतनी जरूरत हो गई कि मेरी बहन पर कीचड़ उछाल रहे हैं? तुम बस उनका नाम भर बता दो, मैं उनके पूरे खानदान को नेस्त नाबूद कर दूंगा। मैंने शांत स्वर में कहा, भाई साहब, मैं जानती हूं आप सब कुछ कर सकते हैं, पर लोगों के मुंह पर ताले नहीं डाल सकते। उन्हें मारने या उनका घर जलाने से तो अफवाहों पर स्वीकृति की मुहर ही लगेगी। आप किस किस को समझाएंगे कि हम भाई बहन हैं? दुनिया की क्या है, वह तो भाई बहन को रास्ते पर चलता हुआ देखकर उन्हें प्रेमी प्रेमिका ही समझती है। इसलिए दादा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप अपनी इस बहन को बदनामी से बचाने के लिए सदा के लिए भूल जाइए। मेरी बातें सुनकर तापसदा का चेहरा उतर गया। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पार्वती, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे संबंध कितने पवित्र हैं। और मैंने उनकी बात काटते हुए सख्ती से कहा, नहीं तापसदा, अब इस विषय में किसी तर्क वितर्क की जगह नहीं है। प्लीज, जैसा कहती हूं वैसा ही कीजिए, इसी में हम दोनों की भलाई है। तापसदा चुपचाप कुर्सी से उठ खड़े हुए और छोटा सा मुंह लिए बाहर चले गए। उन्हें भूखे ही घर से निकाल देने के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। क्रूर समाज के सम्मुख नतमस्तक होने की कायरता और तापसदा के साथ पवित्र संबंधों को निर्ममता से तोड़ने की दारुण त्रासदी से मैं बेहद टूट चुकी थी। मैं बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर खूब रोई और उस दिन ट्यूशन पर भी नहीं जा पाई। उस दिन मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे घर में एक और मौत हो गई है। इस मौत में किसी की लाश तो नजर नहीं आती थी, परंतु भाई बहन के पवित्र रिश्ते की अर्थी उठती हुई जरूर दिखाई देती थी। तापसदा का सहारा छूट जाने के बाद भी मैं विनीत के भय से घर में बैठी नहीं रह सकती थी। मैंने अपने आप को ईश्वर के हवाले कर पहले की भांति ट्यूशन पढ़ाना जारी रखा। मन ही मन सोचा, विनीत हमला करता है तो करे, ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ही तो जाएगी। अपने चरित्र पर लगने वाले लांछनों से अपनी जान दे देना अच्छा है। तापसदा मुझे बार बार याद आया करते थे। पहले जब कभी किसी परेशानी के कारण दुखी हो जाती तो वे मेरा सर सहलाते हुए कहते, पगली, दुखी क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, बड़ा भाई भी तो पिता तुल्य ही होता है। मैं तेरी खुशी के लिए वो सब कुछ करूंगा जो एक पिता अपनी पुत्री के लिए करता है। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक आते। उस दिन रक्षाबंधन की छुट्टी थी। मैं अलसाए भाव से अपने दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मेरे घर के सामने चौक पर काफी गहमा गहमी नजर आ रही थी। मोहल्ले के लड़के बड़े उत्साह से उस जगह की साफ सफाई करके उसे तोरणों और झंडियों से सजा रहे थे। मोहल्ले की नन्ही मुन्नी बालिकाओं से लेकर वयस्क युवतियां तक खूब सजी धजी अपने हाथों में तिलक, अक्षत और राखियों से सजा थाल लिए वहां एकत्र होकर अपने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने को उतावली हो रही थीं। तभी मेरे पड़ोस में रहने वाली माधुरी सजी धजी रक्षाबंधन में भाग लेने के लिए निकली और चंचल हिरनी की भांति कुलाचे भरती मेरे पास पहुंचकर कहने लगी, दीदी, तुम रक्षाबंधन में नहीं आ रही क्या? उसका प्रश्न सुनकर अनायास मेरे मुंह से निकल गया, मेरा तो कोई भाई ही नहीं है, मैं किसी राखी बांधूंगी। इस पर भोली भाली माधुरी कह उठी, क्यों, तापसदा तो है ना? वे तो आपको अपनी छोटी बहन ही मानते हैं ना, इसीलिए तो आपको अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ट्यूशनों पर छोड़ने जाया करते थे और आप भी तो उन्हें खाना बनाकर खिलाया करती थी। आजकल आप दोनों की कट्टी है क्या? उसके इस बात पर मैं मन महसूस कर रह गई और भोली भाली माधुरी से बोली, तुम अभी इस बात को नहीं समझोगी माधुरी। इस पर उस चंचल बाला ने बड़ी बेबाकी से कहा, हैं, मैं सब कुछ जानती हूं,
तुम दोनों तो भाई बहन ही हो, मोहल्ले वालों के मुंह में खाक। तापसदा तुम्हारे ही नहीं, इस मोहल्ले की सारी लड़कियों के भाई हैं। आज के दिन मोहल्ले की सभी बहनें अपने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के साथ तापसदा की कलाई पर भी राखी बांधना अपना धर्म मानती हैं। इस चौक पर रक्षाबंधन मनाने की ये अनोखी रीत भी तापसदा की ही देन है। जाओ जल्दी से तैयार होकर तुम भी रक्षाबंधन के लिए आ जाओ। ये कहकर वह अल्हड़ बाला चली गई। मैं मन ही मन सोचने लगी, मैंने खुद ही तापसदा से रिश्ता तोड़ लिया है, अब क्या मुंह लेकर उन्हें राखी बांधने जाऊं। इतने में मोटरसाइकिल की चिर परिचित आवाज सुनाई पड़ी और उस पर सवार तापसदा वहां आ पहुंचे। मैं मूर्तिवत अपने दरवाजे की चौखट से टिकी अपनी भावनाओं में डूबती उतराती रक्षाबंधन के उत्सव को देख रही थी। मोहल्ले के सारे लोग वहां इकट्ठे होकर धूमधाम से रक्षाबंधन की विधि संपन्न कर रहे थे। चारों ओर अद्भुत उल्लास छाया हुआ था। लड़कियां कभी अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारने के बाद उनकी कलाई पर राखी बांधती, तो कभी तापसदा के माथे पर तिलक लगाती हुई उनकी आरती उतारकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही थीं। नन्ही नन्ही बालिकाएं जब राखी बांधने के बाद अपने छोटे छोटे हाथों से तापसदा के मुंह में मिठाई डालने में असमर्थ रहती, तब तापसदा झुककर उन्हें स्वयं अपनी गोद में उठा लेते और उनकी मिठाई उन्हीं को खिलाकर उनके गाल चूम लिया करते थे। इस पावन पर्व पर राखी बांधने से वंचित मैं अचानक भावावेग से भर उठी और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तापसदा ने भी मुझे अपनी चौखट पर सर टिकाए रोते हुए देख लिया था। वे शायद लगातार मुझ पर नजर रखे हुए थे। मुझे रोता देख वे मेरे सामने आ खड़े हुए और मेरी बांह पकड़कर सारे लड़के लड़कियों की भीड़ के बीच से खींचते हुए मुझे रक्षाबंधन स्थल की ओर ले चले। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे उलाहना देते हुए उपस्थित लोगों से कहा, अरे देखो रे, ये मेरी बहन बनी फिरती है, पर रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी तक बांधने को तैयार नहीं है। चलो पार्वती, अब तुम मुझे राखी बांधो। मैं इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। न तो मैंने पूजा की थाली सजाई थी, न रक्षा सूत्र और मिठाई ही लाई थी। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी माधुरी ने अपनी सजी हुई थाली मुझे थमाते हुए चुटकी ली, अब कहो दीदी कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है। मैंने माधुरी से थाल लेकर परम प्रसन्न भाव से तापसदा के माथे पर तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और उनकी कलाई पर राखी बांधी। भाई बहन के पवित्र रिश्ते की प्रतीक उस राखी को सबके सामने तापसदा की कलाई पर बांध पाने के सौभाग्य से आज मेरा मन फूला नहीं समा रहा था। सभी बहनों की तरह मुझे भी ढेर सारा आशीर्वाद देकर तापसदा अपनी बाइक की ओर मुड़ गए। तभी मैंने झट से उनका हाथ पकड़कर अपने घर की ओर खींचते हुए कहा, भला रक्षाबंधन के दिन कोई बहन अपने भाई को बिना कुछ खिलाए पिलाए जाने देती है क्या? आज आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। चलिए मेरे घर, आज आपको खीर पूरी बनाकर खिलाऊंगी। एक दिन मैंने आपको बिना खाना खिलाए ही अपने घर से निकाल दिया था, वो दर्द मुझे आज तक साल रहा है। इतना सुनकर अचानक तापसदा की आंखें नम हो उठी और वे बिना कोई प्रतिरोध किए मेरे साथ मेरे घर आ पहुंचे। मैं खाना पकाने में जुट गई। जब तक खाना बनता रहा, हम भाई बहन एक दूसरे की कुशलता की बातें विस्तार से करते रहे। एकाएक तापसदा ने कहा, पार्वती, मैंने बहुत जटिल जीवन जिया है। अपने इस जीवन में असंख्य लोगों के संपर्क में आया हूं। लड़के लड़कियां, बच्चे बूढ़े, हर प्रकार के लोगों से मिला हूं, किंतु मैंने तुम्हारी जैसी सहनशील और बहादुर लड़की नहीं देखी। तुम में मुसीबतों से लड़ने की गजब की ताकत और दुख सहने की असीम शक्ति है। तुम्हें दुनिया की हर कठिनाई से जूझता देख मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। तुम्हारा जुझारूपन और गुणशीलता तुम्हारे अलंकार हैं। यही गुण मेरे हृदय में तुम्हारे लिए श्रद्धा उपजाकर तुम्हें अपनी बहन से भी ज्यादा स्नेह करने पर बाध्य करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहता हूं।
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगर पुनर्जन्म होता तो भगवान हम दोनों को एक ही मां की कोख से जन्म दें। तापसदा की बातें सुनते ही मेरे अंतःकरण का स्नेह आंखों में उमड़ आया। खाना तैयार हो गया था। हम भाई बहन ने साथ बैठकर खाना खाया। उस दिन के खाने का आनंद ही कुछ और था। भोजन के बाद तापसदा ने विदा लेते हुए मुझसे पूछा, पार्वती, कल से मैं तुम्हें ट्यूशन छोड़ने के लिए आ जाऊं ना? इस पर मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं तापसदा, अति सर्वत्र वर्जयते। सिद्धांत को न मानकर हमने गलती की है। हमें इसका प्रायश्चित करना होगा। हम रात दिन की परवाह किए बगैर मिलते रहे, इसी कारण दुनिया वालों ने हमें प्रेमी युगल मान लिया है। लेकिन तापसदा, इसमें उनकी गलती नहीं थी। हम एक मां के जाए तो है नहीं, इसलिए गलतफहमी हो जाना स्वाभाविक है। अगर गेहूं के बोरे का मुंह खुला हो तो हम मिलकर बंद कर सकते हैं, पर किसी आदमी का मुंह तो नहीं सिला जा सकता। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि हम पिछली गलतियां न दोहराएं और कभी कभार ही मिला करें। तापसदा समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने मेरी बात मान ली और मुस्कुराते हुए बोले, यस सिस्टर, आप जो कहें मुझे मंजूर है। इसके बाद वे प्रसन्न भाव से विदा लेकर वहां से चले गए। रक्षाबंधन के बाद मेरा एकाकीपन काफी हद तक कम हो गया था। एक बार फिर मेरी जिंदगी बियाबान राहों से निकलकर खुशनुमा मार्ग पर आ पहुंची थी। तीज त्योहार के मौके पर तापसदा स्वयं मेरे घर आ जाते या मैं उन्हें बुला लिया करती। उस दिन मैं अपने साथ साथ उनका भी खाना पकाती। यदि तापसदा कहीं मुझे मिल जाते और अपनी बाइक से मुझे छोड़ देने का आग्रह करते तो मैं उनकी बात मानकर बाइक पर बैठ जाती और वे मुझे मेरे गंतव्य पर छोड़ देते। पर ऐसा यदा कदा ही होता था। तो भी हम दोनों भाई बहन बहुत प्रसन्न थे। रक्षाबंधन ने मुझे एक सौगात और भी दी थी। माधुरी और मेरे बीच बहुत ही मधुर संबंध स्थापित हो गए थे। अब वह दीदी दीदी पुकारती मेरे घर आ पहुंचती थी। उसके आ जाने पर मेरे घर का मनहूस सन्नाटा टूट जाया करता था। जब तक वह मेरे घर में रहती, चिड़िया जैसी मीठी आवाज में चहक चहक कर अपनी भोली भाली बातों से मुझे मंत्रमुग्ध किए रहती थी। एक दिन मैंने पाया कि वह उन दिनों की तरह मुक्त भाव से चहक नहीं रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है माधुरी, आज तुम रोज की तरह खिली खिली नजर नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे सवाल पर वह थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगी, दीदी प्रॉब्लम तो है और आप उसे दूर भी कर सकती हैं, पर आपसे कहने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। उसकी बात सुनकर मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, अरे पगली, एक तरफ तो मुझे दीदी कहती है और दूसरी तरफ मुझसे संकोच भी करती है। बता तेरी क्या समस्या है और मैं क्या मदद कर सकती हूं? वह शर्माते शर्माते बोली, दीदी टर्मिनल एग्जाम में मेरे नंबर बहुत कम आए हैं। अगर मेरी पढ़ाई ऐसी ही चली तो मैं शायद फाइनल एग्जाम में फेल हो जाऊं, पर मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे फेल होने पर भी पढ़ाते रहें। उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि मेरे लिए कोई ट्यूशन की व्यवस्था कर सके। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलछला आए और वह रुंधे गले से बोली, दीदी आप तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपके पढ़ाए बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं। मेरे पास आपको देने के लिए फीस के रुपए नहीं हैं। अब मैं किस मुंह से आपसे कहूं कि आप मुझे कुछ देर पढ़ा दिया करें? यदि आप मुझे थोड़ी देर पढ़ा दिया करेंगी तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। कहते कहते वह रो पड़ी। मैं माधुरी के विषय में इतना ही जानती थी कि वह पड़ोस में रहती है और गरीब परिवार की है। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मैं इस विषय में सोचूंगी माधुरी, लेकिन तेरे मां बाप करते क्या हैं ये तो बता। माधुरी ने बताया, मेरे मां बाप अनपढ़ और गरीब हैं। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके मेरे पिता 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। मेरी मां घर घर जाकर बर्तन धोती हैं, फिर भी घर की भूखमरी नहीं जाती, क्योंकि मां बाप के साथ साथ हम 5 बहनें भी हैं।
जिनकी पैदाइश का दोष मेरे पिता हमेशा मेरी मां को देते रहते हैं। हालांकि मेरे जन्म के बाद मेरे पिता ने ही एक बेटा पाने की ललक में एक के बाद एक मेरी 4 बहनों को पैदा कर डाला था। भला इसमें मेरी मां का क्या कसूर? लेकिन मेरे पिताजी का मानना है कि 5-5 लड़कियां पैदा करना मेरी मां का ही दोष है। इस कारण लगभग हर दिन हमारे घर में महाभारत होता रहता है। अक्सर पिताजी गुस्से में मेरी मां की पिटाई भी कर देते हैं। जब भी हमारे घर में यह कोहराम मचता है, उस दिन हमारे यहां चूल्हा तक नहीं जलता और हम सब भूखे ही सो जाते हैं। दीदी, आप बताइए, क्या लड़कियां पैदा करने में सचमुच मेरी मां का दोष है? और अगर हम 5 बहनें ही हैं, तो क्या हम पढ़ लिख कर लड़कों की भांति ही अपने पैरों पर खड़े होकर मां बाप का दुख दूर नहीं कर सकती? आज ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां सफलतापूर्वक नहीं कर रही हैं? मैं तो अपने विद्यालय में देखती हूं, प्रायः सभी कक्षाओं में लड़कियां प्रथम स्थान पर रहती हैं। फिर लड़के लड़कियों में ये भेद क्यों? दीदी, ये तो सरासर अन्याय है। दीदी, आज समाज में लड़कों के प्रति इतना मोह और लड़कियों के प्रति इतनी उपेक्षा क्यों है? आज परिवार सिर्फ लड़के ही चाहता है, लड़कियां नहीं। आए दिन लड़कियों की भ्रूण हत्या की खबरें अखबारों में नजर आती हैं, परंतु किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, जबकि यह हमारे समाज की अत्यंत ज्वलंत समस्या है। दीदी, नारी ही तो संतति की जन्मदात्री है। अगर लड़कियां ही नहीं रहेंगी तो लड़के आएंगे कहां से? लिंग परीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या या दहेज आदि के खिलाफ सिर्फ कानून बना देने भर से काम नहीं चलेगा। समाज के कर्णधारों को यह भी देखना होगा कि उन कानूनों का सख्ती से पालन भी हो। लड़कियों को हेय दृष्टि से देखे जाने के प्रति मेरा मन दुखित होकर विद्रोह के लिए मचल उठता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं पढ़ लिख कर लड़कों की तरह धन कमाऊं और अपने पिता की निर्मूल धारणा को समाप्त कर उनका दुख दूर कर सकूं। इतना कहते कहते माधुरी की आंखों में तैरते आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर बहने लगे। इतनी देर से माधुरी लगातार बोले जा रही थी और मैं आश्चर्य में भरी उसका मुंह ताकती हुई मन ही मन सोच रही थी कि यह भोली भाली लड़की भला इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे सोच लेती है। गरीबी तो मेरे पिता ने भी बड़े करीब से देखी थी, लेकिन मेरे पिता ने मेरे लड़की होने के प्रति कोई दुराव नहीं किया था। वे तो कहा करते थे, जिस घर में बेटियां जन्म लेती हैं वह घर पावन हो जाता है। चूंकि शास्त्रों के अनुसार दान को पुण्य का साधन माना जाता है, इसलिए लोग बाग कन्या रत्न को दान देकर अपना यह लोक और परलोक दोनों संवार लेते हैं। हर एक कन्या तो बेटे से भी श्रेष्ठ है। कोई बेटा दान देता है क्या? उनकी मान्यता थी कि जो लोग गर्भ में कन्या की भ्रूण हत्या करते हैं वे सब जीव हत्या के दोषी हैं और इस अपराध के लिए उन्हें मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। मेरे पिता तो खैर एक महान आत्मा थे। संसार के सारे पिता एक जैसे थोड़े ही होते हैं। माधुरी की आंखों से बहते आंसू देखकर मेरा भी दिल भर आया। लड़की होने के नाते मैं उसकी पीड़ा भली भांति समझ सकती थी। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मेरी थोड़ी सी मदद से एक ज़हीन लड़की का मुकद्दर सुंदर हो जाए तो इससे ज्यादा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, चुप हो जा रे पगली, रो मत। तू मुझे अपनी दीदी मानती है ना? अगर मैं तेरी इतनी भी मदद न करूं तो काहे की दीदी? मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगी। फाइनल एग्जाम में तू फर्स्ट क्लास पास होगी और मैं तुझे पढ़ाने के लिए 1 पैसा भी नहीं लूंगी। मेरे मुंह से इतना सुनते ही उसके चेहरे की चिर परिचित मुस्कान वापस लौट आई। कृतज्ञता भरे शब्दों में उसने कहा, दीदी, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैंने माधुरी से कहा, माधुरी, मैंने तुम्हें पढ़ाने का वादा किया है तो पढ़ाऊंगी जरूर, पर मेरे सामने वक्त की बड़ी किल्लत है। तुम तो देखती ही हो कि मैं सुबह घर से निकलती हूं तो रात गए ही लौट पाती हूं। मुझसे पढ़ने में तुम्हें रात में देर तो हो जाया करेगी, ये मेरी मजबूरी है।
ट्यूशन पढ़ाकर लौटने के बाद जब मैं अपना खाना बनाया करूंगी, उसी बीच तुम्हें पढ़ा भी दिया करूंगी। तुम्हें मंजूर है क्या? इस पर वो तपाक से बोली, दीदी, पढ़ाई के लिए मुझे सब कुछ मंजूर है, पर अगर आप मेरी बात माने तो इससे सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। आप मुझे अपने घर की एक चाबी दे दें तो मैं आपके लौटने से पहले ही आपका खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। इससे आप खाना बनाने की झंझट से बच जाएंगी और मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकेंगी। मैंने कहा, माधुरी, तू तो बड़ी चालाक निकली। जो मैं नहीं सोच सकी वो तूने सोच लिया। चल, तूने जो कहा वही सही। उसने भी हंसते हुए कहा, दीदी, ये चालाकी मैं अपने लिए ही कर रही हूं। आप थकी हुई लौटेंगी, फिर खाना पकाएंगी तो मुझे पढ़ाएंगे क्या? आपका खाना बनाकर तो मैं आप पर नहीं, अपने ऊपर उपकार करूंगी। उसके तर्क ने मुझे चुप कर दिया और मैंने उसी वक्त अपने घर की एक चाबी उसे देते हुए कहा, ठीक है माधुरी, आज से ये घर तुम्हारे हवाले। तुम्हें अपने कॉलेज और पढ़ाई से जब भी वक्त मिले खाना बना लिया कर, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ खाना पड़ेगा। चाबी लेकर माधुरी ने कृतज्ञतावश मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने उसे सीने से लगाते हुए कहा, अरे ये क्या करती है पगली? तू मेरी छोटी बहन है, तेरी जगह तो मेरे दिल में है। इस पर वो खुशी से नाचती हुई अपने घर लौट गई। उस दिन से पढ़ाई की दीवानी वह लड़की मेरी सेवा और पढ़ाई में लीन हो गई। मेरे घर की एक चाबी उसके पास थी ही। मेरे बिस्तर से उठने के पहले ही वह अपनी कॉपी किताबें लेकर मेरे घर आ जाती, चाय बनाकर मुझे जगाती। जब तक मैं नित्य कर्म से निपटती, वह घर की साफ सफाई करके मेरा खाना पका दिया करती थी। जब भी मैं काम करना शुरू करती, वो झट से कहती, दीदी, मैं कर रही हूं ना, आप तो बस मुझे पढ़ाती रहिए। उसे पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आने लगा। वह इतनी कुशाग्र थी कि मैं उसे एक बार जो पढ़ा देती, वह उसे बिल्कुल कार्बन कॉपी की तरह अपने दिमाग में उतार लिया करती थी। सुबह उसे पढ़ाने के बाद मैं अपने ट्यूशनों पर निकल जाती। रात को जब घर लौटती तो पूरा ही घर करीने से सजा मिलता। मजे हुए बर्तन और साफ सुथरे कपड़े अपनी जगह पर सजे हुए मिलते और गर्मा गर्म खाना मेरा इंतजार कर रहा होता। अमूमन मुझे किसी और के हाथ का बना खाना भाता नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा खाना पकाती थी कि मुझे उसमें नुक्ताचीनी करने का कभी मौका ही नहीं मिला। वह भी मेरे साथ ही खाना खाकर पढ़ाई में जुट जाया करती थी। कई बार अधिक देर तक पढ़ते रहने के कारण वह मेरे घर पर ही सो जाया करती थी। उसके माता पिता को इस पर कोई एतराज नहीं था। उसे पाकर मेरी जिंदगी के दिन काफी खुशनुमा हो गए थे। भगवान ने मेरे भाई और बहन दोनों की कमी पूरी कर दी थी। जहां एक और तापसदा जैसा स्नेह करने वाला बड़ा भाई था, वहीं मुझ पर जान छिड़कने वाली माधुरी जैसी छोटी बहन थी। अब आगे अगले अंक में।